Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. In this session we are going to discuss about the concept of balancing in ratio. इस सेशन में हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के कंसेप्ट की, जिसमें हम नंबर्स को बैलेंस करके और कैसे हम उन्हें यूज करें कि जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस हमसे फ्रेम कराए जाते हैं, आसानी से और एफिशिएंटली उन्हें बना पाएं। ठीक है, तो जो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग का सिंपली मतलब होता है कुछ नंबर्स को सेम बनाना, कुछ नंबर्स को आपस में इक्वल करना। तो सबसे पहले जो बैलेंसिंग हमसे पूछी जाती है या जो हम यूज कर पाते हैं, दैट कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ एक्स। अगर किसी भी रेशियो को एक्स रेशियो वाई में लिखें तो वहां पे अगर मुझे एक्स को बैलेंस करना हो तो ये बैलेंसिंग कहलाती है बैलेंसिंग ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए इसका यूज कैसे करते हैं। सपोज करिए हमें कहा जाए एक्स रेशियो वाई कोई रेशियो है जिसमें है 4:5 और बाद में रेशियो बन जाता है 5:6 और हमें ये कहा गया है कि x को दोनों जगह बैलेंस करिए। तो x को दोनों जगह बैलेंस का मतलब ये है पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन। तो आप देख सकते हैं x एक जगह 4 है, x एक जगह 5 है, तो दोनों को बैलेंस करने का मतलब है 4 और 5 दोनों जगह एक जैसा दिखना चाहिए, 4 और 5 दोनों जगह नंबर सेम बन जाए। क्या 4 के टेबल में 5 या 5 के टेबल में 4 आता है? तो हमें आंसर मिलेगा नहीं आता है, बिकॉज दोनों नंबर्स को प्राइम है, दोनों नंबर्स अलग अलग हैं। तो जब दोनों नंबर्स अलग अलग हों तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मींस पहले पार्ट में 5 से गुणा कर देते हैं और दूसरे पार्ट में 4 से। जब भी हम रेशियो में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ईच टर्म में मल्टीप्लाई और डिवाइड होती है। तो 5 × 4 क्या बन गया? 20 और 25। 4 × 5 20 और 24। तो अब आप ये देख सकते हैं कि दोनों जगह पे जो रेशियो है, x का जो नंबर है, दोनों जगह क्या बन गया? सेम बन गया। अब इसी क्वेश्चन को विद इन मतलब जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में कैसे फ्रेम कराया जाता है। क्वेश्चन ये होता है कि एक स्कूल के अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:5 है। आफ्टर दैट अगर 40 गर्ल्स स्कूल छोड़ दें, 40 गर्ल्स स्कूल को लेफ्ट कर दें, तो जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो होता है 5:6 बन जाता है। तो बताइए पहले स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स पढ़ते थे, या पहले स्कूल में टोटल कितने लड़के पढ़ते थे, लड़कियां पढ़ती थी, एंड सो ऑन। वी कैन आस्क एनी अदर थिंग। तो अगर इस क्वेश्चन को हम इंप्लीमेंट करें तो आप देख सकते हैं बॉयज और गर्ल्स का पहले रेशियो क्या बताया जा रहा है? 4:5 और बाद में 5:6। तो आप ये देख सकते हैं 40 लड़कियां स्कूल छोड़ के गई हैं, भाई लड़के थोड़ी स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। तो जो लड़कों के पास जो नंबर है, जितने भी लड़के हैं, वो दोनों जगह स्टैग्नेंट होने चाहिए थे। सो दैट्स कॉल्ड बैलेंसिंग। गर्ल्स की संख्या चेंज हुई है, लड़के सेम होने चाहिए थे। अब आप देखेंगे नंबर अलग अलग थे, तो यहां पे 5 से और यहां पे कर देते हैं 4 से गुणा। 20, 25, 20 और 24। तो आप देख सकते हैं कि जब बॉयज की संख्या दोनों जगह समान, दोनों जगह इक्वल, दोनों जगह बैलेंस हो गई, तो लड़कियां 25 से सिर्फ 24 रह गई। तो कितनी लड़कियां कम हो रही हैं? 1 यूनिट। 1 यूनिट या हमारे अकॉर्डिंग एक लड़की छोड़ के गई। क्वेश्चन में 40 लड़कियों ने स्कूल छोड़ा है। हमारे अकॉर्डिंग पहले कितने स्टूडेंट्स है? 25 और 20 45। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे? तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 45 × 4 180, 1800 स्टूडेंट्स। एक और चीज आपने याद रखनी होती है, जब हम नंबर्स को बैलेंस कर देते हैं किसी भी ऑर्डर में, आइदर x, आइदर y, आइदर x + y, x - y, तो जो बैलेंसिंग के बाद जो नए नंबर्स होते हैं वो नया डेटा होता है। इस डेटा से मतलब खत्म हो जाता है। खत्म हो जाने का मतलब, अगर अब मुझसे पूछा जाएगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, तो मैं 4 और 5 9 के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं निकालूंगा, मैं 20 और 25 के करेस्पॉन्डिंग निकालूंगा। यानी पहले 20 लड़के और 25 लड़कियां किसी स्कूल में पढ़ती थी, बाद में 20 लड़के और 24 लड़कियां रह गई, तो मेरे अकॉर्डिंग एक लड़की कम हो गई, एक लड़की छोड़ के गई। क्वेश्चन में 40 लड़कियां छोड़ के गई, हमारे अकॉर्डिंग पहले थे 45, क्वेश्चन में
1800 स्टूडेंट्स बन गए। तो इस तरह से हम उसे आसानी से टैकल कर पाएंगे। चलिए, ये हो गया इसका पहला भाग, पहला सेक्शन, बैलेंसिंग ऑफ एक्स। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन 2 एंड दैट कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ वाई। तो इन अ सिमिलर मैनर, जिस तरह से यहाँ पे रेशियो से लिखे हुए पहले नंबर को समान बनाया था, इसमें रेशियो के बाद में लिखे हुए नंबर को समान बना देंगे। सपोज करते हैं x रेशियो y हमें गिवन है 2:3 और बाद में हो जाता है 3:4। तो आप देख सकते हैं y एक जगह 3 है, एक जगह 4 है, कोई किसी के टेबल में नहीं आता, तो बेटर है क्रॉस मल्टीप्लाई 4 से और यहां 3 से गुणा करें, तो 8 और 12 और 9 और ये हो गया 12। तो ये पहले टाइप में और ये दूसरे टाइप में, ठीक है, इस तरह से मेंशन हो सकता है। आप इसको देखिए विद इन अ क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। सपोज करते हैं 40 लीटर मिक्सचर है हमारे पास, जिसमें मिल्क और वाटर है, यानी 40 लीटर मिश्रण में मिल्क और दूध की मात्रा है। हमें नहीं पता कौन कितना है, ठीक है। कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, किस रेशियो में है? 2:3, ठीक है। अब इसके बाद ऐड सम मिल्क एंड देन मिल्क टू वाटर बिकम्स 3:4। तो बताइए कितना दूध हमने मिलाया। 40 लीटर मिश्रण में मिल्क और दूध की मात्रा, सॉरी मिल्क और दूध नहीं, मिल्क और पानी की मात्रा 2:3 में है। कुछ उसमें प्योर मिल्क ऐड किया तो उसके बाद ये मात्रा 3:4 हो गई। तो बताइए कितना दूध मिलाया गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बताया है? 2:3 और बाद में 3:4 हो जाएगा। अब अगर हम मिल्क को मिला रहे हैं, हम मिल्क को बढ़ा रहे हैं, तो हमने पानी को तो नहीं छेड़ा, पानी की मात्रा पहले और बाद में समान होनी चाहिए थी। तो यहां 4 से यहां 3 से गुणा कर देते हैं, 8, 12, 9 और 12। और जैसे ही पानी मिला दिया, जैसे ही मिल्क मिला दिया, बैलेंस कर दिया, इन नंबर से मतलब खत्म, अब मतलब है नए नंबर से। तो आप देख सकते हैं पानी दोनों जगह बैलेंस हो गया। तो हमने 8 से 9 यानी कितना हमने मिल्क ऐड किया? 1, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। इस बार 1 यूनिट की वैल्यू पूछी जा रही है। पिछली बार 1 यूनिट की वैल्यू बताई थी, या इस बार जो चेंज हुआ है वो पूछा जा रहा है? पिछली बार चेंज बताया गया था। अब हमें बताया क्या है? जो 40 लीटर वो क्या बता रहा है? 40 लीटर बता रहा है पहले मिल्क और पानी की मात्रा मिला के कितना थी। तो आप देख सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग पहले मिल्क है 8 यूनिट और पानी है 12 यूनिट। तो 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 40 लीटर कही गई है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं 1 यूनिट 2 लीटर, यानी अगर 2 लीटर दूध मिला दिया जाए तो जो रेशियो 2:3 था वो बदलकर 3:4 बन जाएगा, ठीक है। यहां हमने यूज किया बैलेंसिंग ऑफ एक्स, यहां यूज किया बैलेंसिंग ऑफ वाई। इसके बाद बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके तीसरे भाग की, जिसमें बैलेंसिंग x माइनस वाई की यूज होती है। और रादर देन मैं कहूं तो x डिफरेंस y को हमें बैलेंस करना होता है। x को बैलेंस तब करते हैं जब बदलाव सिर्फ y में किया गया हो, y को बैलेंस तब करते हैं जब बदलाव सिर्फ x में किया गया हो, और x माइनस वाई को बैलेंस तब करते हैं जब बदलाव दोनों में समान किया गया हो। When both x and y increases by same value, और इसमें मैं डिक्रीज भी कह सकता हूं, दोनों को अगर समान अंतर से घटाया या बढ़ाया जाए। कैसे यूज करते हैं देखते हैं इसको। सपोज करिए x रेशियो y हमें बताया है, पहले बताया गया 5:7 और 9:13। तो अगर दोनों के डिफरेंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहां से कितना अंतर है दोनों में, 2 का, और यहां पे अंतर है 4 का। तो अब डिफरेंस बैलेंस करना है, 2 और 4, क्या 2 के टेबल में 4 आता है? सो डेफिनेटली 2 के टेबल में 4 आता है। तो
2 के टेबल में 4 कितनी बार आएगा? 2 बार गुणा करने से, और 4 के टेबल में 4 1 बार गुणा करने से। तो ये बन जाएगा 10 और 14, और ये बन जाएगा 9 और 13। तो अब आप देख सकते हैं दोनों जगह डिफरेंस बैलेंस हो गया। कितने का अंतर बन गया? दोनों जगह अंतर बन गया 4 का। ठीक है, अब देखिए इसको क्वेश्चन पे कैसे फ्रेम किया जाता है। तो इसे क्वेश्चन में फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन में जब हमसे देखिए पूछा जाएगा तो कैसे पूछेगा? 2 numbers are in the ratio, 2 नंबर्स हैं जिनका अनुपात हमें बताया है 5:7। बोथ नंबर्स are decreases by 6 each, then their ratio becomes 9:13. Find the sum of both numbers before decrease. तो घटाने से पहले दोनों नंबर का सम कितना था ये हमें बताइए। तो अगर इस क्वेश्चन को हम फ्रेम करें तो ये मान लेते हैं कि जो नंबर्स का रेशियो था 5:7 था, पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, और बाद में ये रेशियो क्या बन गया? 9:13। अगर दोनों नंबर्स को सेम अमाउंट से घटाया या बढ़ाया जाए, तो मैं अगर एक एग्जांपल से भी अगर मैं आपको बताऊं, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक नंबर है 100, एक नंबर है 120, तो आप क्या कहेंगे? दोनों में कितने का अंतर है? 20 का। अगर मैं 100 को 10 घटा दूं तो 90 रह जाएगा, 120 को भी 10 घटा दूं तो 110 रह जाएगा। अब भी अंतर कितना रहा दोनों के बीच में? अब भी अंतर दोनों के बीच में 20 का ही रहा। तो x माइनस वाई की बैलेंसिंग बहुत जगह यूज होगी। जहां भी आप दो चीजों को समान अमाउंट में बढ़ाएं या घटाएं तो वो हमेशा उनके बीच का अंतर समान रहता है। एक और क्लासिकल एग्जांपल जो इसका होता है, जो आप प्रॉब्लम ऑन एजेस में हम पढ़ेंगे, वो ये होता है, सपोज करिए आज के डेट में एक लड़का है 10 साल का, उसका बड़ा भाई है 15 साल का, तो दोनों की एज में कितने का अंतर है? 5 साल का। तो आज से 6 साल के बाद उनकी एज में क्या अंतर होगा? तो 6 साल के बाद भी उनकी एज का अंतर 5 ही रहेगा, क्योंकि जो 10 साल का लड़का है वो 15 का हो जाएगा, और 6 साल बाद सॉरी वो 16 का हो जाएगा, और जो 15 का है वो 21 का हो जाएगा। तो 6 साल बाद हो चाहे 60 साल बाद हो, दोनों की एज का डिफरेंस सेम रहेगा। सेम कंसेप्ट यहां पे यूज करता है। तो यहां अंतर 2 का है, यहां अंतर 4 का है, तो इसको 2 से गुणा कर दें, इसको कर दें 1 से गुणा, तो 10 और 14 और 9 और 13। अब जैसे ही हम इसको हॉरिजॉन्टली बैलेंस करते हैं, ये वर्टिकल भी बैलेंस हो जाता है। 10 में से 9 कितना कम है? 14 से 13 1 कम है। अब आप ये कह सकते हैं पहले वो नंबर 10 था जो अब 9 रह गया, पहले नंबर दूसरा 14 था अब 13 रह गया, तो दोनों को हमने एक एक यूनिट घटाया। हमारे अकॉर्डिंग एक यूनिट क्वेश्चन में कितने घटाने के इक्वल है? क्वेश्चन में वो 6 है। हमारे अकॉर्डिंग पहले दोनों का सम क्या है? 14 और 10 24, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? 24 × 6 144, और यही इसका आंसर है। रादर देन अगर आपको सारे नंबर्स चाहिए तो जैसे ही 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हमेशा HCF बताता है। तो पहले जो नंबर था 60, दूसरा था 84, बाद में नंबर रह गया 54 और रह गया 78। तो जो चाहिए वो आप यहां से निकाल पाओगे। लेकिन ओरिजिनली सम पूछा था तो मैंने सीधे उनका सम निकाल दिया, दैट विल बी इक्वल्स टू 144। पहली कंडीशन बैलेंसिंग ऑफ x, दूसरी बैलेंसिंग ऑफ y, तीसरी x माइनस वाई की बैलेंसिंग, और इसी पे पूरा टॉपिक हमारा टिका हुआ है। जो मैंने आपसे कहा भी, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, तो जितना भी प्रॉब्लम ऑन एजेस में बैलेंसिंग होगी सारी x माइनस वाई की बैलेंसिंग होगी। ठीक है, डन विद दिस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फोर्थ पार्ट ऑफ द बैलेंसिंग। Now let's move to the fourth section and that is a balancing of x plus y। जहां पे हमें दो जो वेरिएबल्स कहे गए होंगे, दोनों के सम को बैलेंस करने की बात कही जाएगी, वहां पे x प्लस वाई की बैलेंसिंग को यूज किया जाता है। तो जिस तरह से हमने बाकी चीजें सीखी कि हमने कभी x को सेम बनाया, y को सेम बनाया, उनके अंतर को सेम किया, ऐसे अब उनके जोड़ को सेम बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि
दो रेशियोज है 1:3 एंड सेकंड वन इज 2:5। तो आप अगर देखें तो यहां पे दोनों का सम कितना है 4 और यहां पे सम कितना है 7। तो दोनों का सम कब समान या बैलेंस हो सकता है? 4 के टेबल में 7 नहीं आ तो इट्स ऑब्वियस 7 के टेबल में 4 आ भी नहीं सकता। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करें 7, 21, 8 एंड 20। तो हम ये कह सकते हैं जो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में x और y का सम है दोनों जगह क्या बन गया 28 यानी 28 बन गया। तो इसी तरह से जब इसे क्वेश्चन में फ्रेम किया जाता है तो देखिए कैसे हमसे कहा जाता है कि मिल्क और वाटर है दो कंटेनर्स के अंदर, पहले में 1:3 का अनुपात है और दूसरे में 2:5 है। अगर दोनों कंटेनर से समान मात्रा मिक्स कर दी जाए या दोनों कंटेनर की जो कैपेसिटी इक्वल है उन्हें उठा के तीसरे वेसल में डाल दें, आइदर दोनों से या तो कहेगा सेम अमाउंट भी है या कह देगा दोनों की कैपेसिटी ही सेम थी। तो कुल मिला के बात यह है कि दोनों जगह से आप देख सकते हैं यहां से मिल्क और वाटर मिला के यानी कि मिक्सचर की मात्रा यहां पे आपको दिख रही है 4 यूनिट और यहां दिख रही है 7। तो दोनों अपोजिट से गुणा अगर कर दें तो 7, 21 और 8 और 20 ये हो जाएगा। और इसके बाद यहां पे 7 से गुणा करी तो 7, 21, 4 से गुणा करी 8 और 20। अब अगर दोनों को जोड़ दें तो 7 और 8 15, 21 और 20 41। तो फाइनल जब दोनों मिश्रण को हम मिलाएंगे तो मिल्क और वाटर किस अनुपात किस रेशियो में चला जाएगा 15:41 में। तो इस तरह से भी हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए एक और देखिए इस पे एग्जांपल की बात करें। हमारे पास 3 एलॉय हैं और तीनों में ही गोल्ड और कॉपर से मिला के बनाए गए हैं। तीनों ही एलॉय किससे बनाए हैं गोल्ड और कॉपर से। पहले एलॉय में गोल्ड और कॉपर की मात्रा 2:3 है, दूसरे में 1:5 है और तीसरे में है 3:1। तीनों एलॉय में से इक्वल अमाउंट निकाल के जब मिक्स किया जाए तो बताइए जो चौथा एलॉय बनेगा उसमें गोल्ड और कॉपर की मात्रा क्या होगी। तो यहां आप देख सकते हैं अगर 2 हिस्से गोल्ड के हैं 3 कॉपर तो 5 यूनिट है, 1 और 5 यहां 6 यूनिट है, 3 और 1 यहां 4 यूनिट। तो अलग अलग है तो अगर तीनों जगह सेम बनाए तो आप पहले ये देखिए यहां 5 बन रहा है, यहां बन रहा है 6 और यहां बन रहा है 4। अगर 2 नंबर्स होते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से बना देते हैं। अगर 2 से ज्यादा नंबर सो वी हैव टू यूज एलसीएम। 5, 6 और 4 तीनों पहली बार किस नंबर पे जाके मिलेंगे तो वो एलसीएम आपको मिलेगा 60। अब एलसीएम का यूज ये होता है 5 को 60 बनाने के लिए कितने से गुणा की जाएगी इट्स ऑब्वियस 12 से, 6 को 60 बनाने के लिए 10 से और 4 को 60 बनाने के लिए 15 से। तो बेस्ट मेथड क्या है एलसीएम को इंडिविजुअली आप कट करके देख लीजिए, उन्हीं नंबर से गुणा तो ये बन जाएगा 24 और 36, ये बन जाएगा 10 और 50 और 45 और 15 और जब जोड़ दें 4, 5, 9, 2, 1, 3 और 4 7, 6, 5, 11 कैरीज 1, 4, 9 एंड 1 इज 10। तो किस अनुपात किस रेशियो में गोल्ड और कॉपर हो जाएंगे तो गोल्ड और कॉपर का रेशियो हो जाएगा 79:101। ठीक है। तो यहां मैंने 2 वेसल्स के लिए बताया, यहां मैंने 3 चीजों के लिए, इनसे ज्यादा के लिए भी होगा। इसी तरह से हम इसे मिक्स कर सकते हैं। मेन फोकस इस बात पर रखना है जिस चीज को वो टोटलिटी में कह रहा है उसे सेम कह रहा है। तो यहां पे मिश्रण की मात्रा और यहां पे मिश्रण की मात्रा समान थी, यहां एलॉय की मात्रा, यहां एलॉय या यहां तीनों जगह एलॉय की टोटल क्वांटिटी सेम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5th पार्ट की जो इसी बैलेंसिंग का एक्सटेंशन है जिसमें एरर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो बैलेंसिंग तो यही यूज होगी, किस तरह से एरर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सीधे एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। सपोज 555 रुपए बांटने थे ए, बी और सी में, किस रेशियो में 4, 5 और 6 में। बाय मिस्टेक गलती से जिस रेशियो में पैसा बट गया वो था 1/4, 1/5, 1/6। किस रेशियो में बट गया 1/4, 1/5, 1/6 के रेशियो में बट गया।
तो सम ऑफ द टाइम्स हमसे पूछ लेता है हु बेनिफिटेड मोस्ट, किसको ज्यादा फायदा हुआ, किसको ज्यादा नुकसान हुआ। तो पहले स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट क्या है इसका। कंसेप्ट ये है, करेक्ट रेशियो था ए बी और सी का 4, 5 और 6 और इनकरेक्ट है 1/4, 1/5, 1/। पहले इस फ्रैक्शनल रेशियो को सिंपल बना देते हैं। 4, 5 और 6 का एलसीएम 60 ही होता है, तो 1/4 इंटू 60 15, 12 और 10। और जो इनकरेक्ट यानी जो गलत रेशियो है वो है 15, 12 और 10। अब देखिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई 4 से 15 शायद इसको बेनिफिट होगा, 5 से 12 शायद इसको भी, तो ऐसे हमने जज नहीं करना है। हमने देखिए जज कैसे करना है। अगर मैं ये कहूं कि ए बी सी के बीच में सही सही किस रेशियो में बटेगा, 4, 5, 6 में, यानी अगर ए को 4 मिलेंगे, बी को 5 रुपए, सी को 6, तो तीनों के बीच में 15 रुपए बटे। गलत तरीके से ए को 15, बी को 12 और सी को 10 रुपए, तो 37 रुपए। तो आप ये देख सकते हैं यहां पे तीनों के बीच में 15 रुपए बांटने की बात हुई और यहां तीनों के बीच में 37 रुपए बांटने की बात हुई, लेकिन बटने तो इक्वल सम ही था, 555 रुपए ही। तो बेस्ट तरीका क्या है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जिससे दोनों जगह जो सम है वो बैलेंस हो जाएगा। तो अगर 37 से मल्टीप्लाई करें, 4 7 28, 4 3 12 2 14, 5 7 35, 5 3 15 3 18 और 6 7 42, 6 3 18 4 22 और 15 इंटू 15 225, 15 इंटू 12 180 और ये 150। अब अगर हम इसे जोड़ के देखें कि यहां पे कितने रुपए बट रहे हैं, तो वो किन किन का प्रोडक्ट होगा, 15 और 37 का। तो 15 7 105, 15 3 45 और 10 55। तो बाय डिफॉल्ट इन तीनों का सम भी 555 है और इन तीनों का सम भी 555 बन गया। अब अगर पहले 555 बट रहे थे तो ए को 148 मिलते, बी को 185 और सी को 222। सो हु बेनिफिटेड द मोस्ट, इसके पैसे बढ़ रहे हैं, इसके पैसे घट रहे हैं और इसके भी घट रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ए बेनिफिटेड मोस्ट बाय हाउ मेनी रुपीज, 15 में से 8 गए 7 और 11 में से 4 गए 7। तो ए को 77 रुपए का फायदा हुआ, बी को 5 रुपए का नुकसान हुआ और सी को 72 रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, तो हु बेनिफिटेड मोस्ट, सो डेफिनेटली ए बेनिफिटेड मोस्ट बाय 77। तो जनरली जो एरर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ही हम उनके सम को बैलेंस करते हैं कहीं ना कहीं उतना ही अमाउंट हमें दिखता है। तो जैसे ही सम बैलेंस हुआ, अगर इन दैट केस उतना अमाउंट नहीं होता तो पहले इस रेशियो में पैसा बांटते, फिर इस रेशियो में बांटते, जिसको ज्यादा मिलता वो आंसर हो जाता। लेकिन 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 ये बैलेंस होते ही उतने रुपए बन जाते हैं जितने क्वेश्चन में कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आखिरी फेज की, इसके आखिरी पार्ट की, और जो है हमारा लास्ट फेज 6। व्हाट अबाउट अ डिजायर्ड रेशियो। डिजायर्ड रेशियो का मतलब है अपनी मर्जी, यानी क्वेश्चन में कहेगा कि ये बनाइए, इस रेशियो में बांटिए। तो डिजायर्ड में दो चीजें याद रखना, बैलेंस प्लस डिजायर्ड, यानी पहले हम करेंगे उस चीज को बैलेंस और फिर उसे डिजायर्ड में चेंज करेंगे। तो इसको देखिए एग्जांपल से समझते हैं, एक क्वेश्चन से इसे समझते हैं। x रेशियो y है फर्स्ट और सेकंड टाइप में, 1:3, 2:5। और क्वेश्चन में वो ये कहता है कि दोनों में जो y को मिक्स करना है वो 1:2 में मिक्स करना है। दोनों में जो y को मिक्स करना है वो किस अनुपात में है, 1:2 में मिक्स करना है। अब अगर हम y के नंबर्स को चेक करें तो y के नंबर्स हैं किस रेशियो में है, 3:5 में। इसे 1:2 में बनाना है। तो काम ये है कि 3:5 को 1:2 बनाएं कैसे। तो बेस्ट तरीका है, पहले तो जिसको भी आपने डिजायर्ड रेशियो कहा गया है पहले उसे बैलेंस कर दीजिए। तो यहां मैं 5 और यहां 3 से गुणा कर देता हूं तो 15 और 15, तो y दोनों जगह समान बन गया। अब किस रेशियो में चाहिए, तो y फर्स्ट में 1 चाहिए तो 1 से गुणा कर दीजिए, y सेकंड में 2 चाहिए तो 2 से गुणा कर दीजिए। तो पहले वाले को मल्टीप्लाई 5 से करिए, 5:15, दूसरे वाले को 6 से करिए तो 12:30, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर पूछ ले कि जब y इस रेशियो में मिक्स हुआ तो x किस रेशियो में था,
तो आप कह पाओगे तब x 5:12 में था। दोनों को जोड़ के पूछता है तो दोनों को ऐड करके भी बताया जा सकता है। तो 17 और क्या बन जाएगा ये 45। इस तरह से हम कह सकते हैं। एक तरीका है इसे पूछने का। Now what about a second question जो बेस्ट है इसका। तो ये कहता है कि 3 वेसल्स हैं A, B एंड C और उनकी जो कैपेसिटी है एंड देयर कैपेसिटी इन 2:1:3 इस रेशियो में उनकी कैपेसिटी है। तीनों में ही मिल्क और वाटर का मिश्रण है। पहले में मिल्क और वाटर है 2:1, दूसरे में है 3:2 और तीसरे में है 4:1। तो अगर तीनों वेसल्स को एक चौथे वेसल में डाल दें तो चौथे वेसल में मिल्क और वाटर की मात्रा क्या होगी। तो वेसल ए है, वेसल बी है, वेसल सी है। तो अगर मैं कहूं वेसल ए कितने यूनिट बन रहा है 3, वेसल बी 5 और वेसल सी 5, तो तीनों की जो कैपेसिटी है 3:5:5 की बनती है, जबकि बनानी 2, 1 और 3 में है। तो कैसे चेंज करें। 3, 5 और 5 का एलसीएम क्या बनता है 15। तो पहले तीनों की कैपेसिटी सेम बनाने पर फोकस करते हैं। तो यहां पर गुणा कर देते हैं 5 से, यहां 3 से, यहां 3 से, तो तीनों की कैपेसिटी सेम बन गई, यानी बैलेंस हो गया। अब डिजायर्ड रेशियो क्या है, यहां चाहिए 2, यहां चाहिए 1 और यहां चाहिए 3। तो 10 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 20 और 10, 3 से गुणा कर देंगे तो 9 और 6 और 9 से गुणा कर देंगे तो 36 और 9 और फिर तीनों को मिक्स कर देते हैं, तीनों को ऐड। तो 10, 6, 16 और 9 25 बन गया। 9, 6, 15 कैरीज अ 1, 3 एंड 3 6। 5 से कट कर देंगे तो किस रेशियो में मिक्स हुआ 13:5 में मिल्क और वाटर चौथे वेसल में पहुंच जाएगा। यहां पर सबसे पहले मिल्क और वाटर जिस भी रेशियो में था तीनों में कैपेसिटी को जब जोड़ा तो 5, 3 और 3 बन रही थी। कैपेसिटी का अनुपात 2, 1 और 3 बनाना था, तो पहले तीनों जगह सेम बना के 15 कर दिया। आप देख सकते हैं जब 5 से 3 से और 3 से गुणा हुई तो यहाँ पे 15 बैलेंस हुआ। फिर जो डिजायर्ड नंबर्स थे उनसे गुणा, तो यहाँ 10 से गुणा की तो 20 और 10, 3 से गुणा हुई तो 9 और 6 और 9 से गुणा हुई तो 36 और 9 ऐड किया तो 25 तो पानी हो गया, 29, 6, 35 और 65 एंड देन 13:5 क्या बन जाएगा 13:5 फाइनली मिल्क और वाटर का रेशियो। So these are the various concepts of balancing of ratio. Now let's move forward and discuss some more questions on this balancing. Let's move to question number first. Question number first में कहा गया in 40 liter mixture of milk and water in the ratio of milk and water is 1:3. 40 लीटर जो मिक्सचर है मिल्क और वाटर का उसमें रेशियो क्या है 1:3. हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 2:1. कितना और उसमें मिल्क या दूध मिलाया जाए कि जो रेशियो है ये मिल्क टू वाटर का 2:1 बन जाए. तो मिल्क रेशियो वाटर जो पहले जो हमें बताया गया है वो है 1:3 और बाद में बन जाना चाहिए 2:1. ऐड क्या करना है हमने मिल्क ऐड करना है. तो देखिए अगर दूध मिला रहे हैं तो जो वाटर का जो लेवल है वो कांस्टेंट रहना चाहिए या जो पानी है वो उतना ही रहना चाहिए जितना पहला था. तो ये पानी हमें दिख रहा है अगर पहले 3 यूनिट था बाद में 1 यूनिट रह गया. कैसे कांस्टेंट बनाए, यहाँ पे 3 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 1 से, तो 1:3 एंड 6:3. तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो वाटर है वो हमने कांस्टेंट बना दिया, पानी को जो समान था जो बैलेंस था वो हमने कर दिया. मिल्क में कितना बदलाव हुआ 1 से और 6, तो मिल्क कितने यूनिट बढ़ गया 5 यूनिट. यही उसने पूछा है कितने यूनिट मिल्क ऐड हुआ कितने लीटर्स, तो 5 यूनिट का मान हमें बताना है. ओरिजिनली इनिशियली और बैलेंस के बाद देखिए ओरिजिनल नंबर से मतलब खत्म हो जाता है. तो पहले हमारे पास 1 यूनिट मिल्क था और 3 यूनिट पानी, यानी हमारे अकॉर्डिंग 4 यूनिट था. जो क्वेश्चन में कितने लीटर है 40 लीटर्स, तो 4 यूनिट का मान 40 है तो 5 यूनिट का क्या होगा, जस्ट कट विद दिस. तो जो मिल्क हमने ऐड किया क्वेश्चन मार्क जिसे हमने माना
वो है 50 लीटर। अगर ऑप्शंस गो थ्रू करें तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनता है? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। दैट मीन्स 50 लीटर मिल्क अगर हम मिला दें तो जो 40 लीटर के मिश्रण में पहले मिल्क और वाटर 1:3 था, बाद में ये 2:1 हो जाएगा। डन विद द फर्स्ट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2:3:5। If 20 students are increased in each class, the ratio changes to 4:5:7. The total number of students in 3 classes before the increase were. किसी क्लास में 3 क्लासेस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या है वो पहले 2:3:5 थी। प्रत्येक क्लास में यानी कि ईच एंड एवरी क्लास में 20-20 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए गए तो ये रेशियो 4:5:7 बन गया। अब टोटल स्टूडेंट्स क्या थे जब तक 20-20 स्टूडेंट तीनों में नहीं बढ़ाए गए थे? तो यहां पे अगर हम देखें, सपोज करिए मैं क्लासेस को ए, बी और सी मान लेता हूं, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले थे उनका जो रेशियो था वो बताया गया है हमें 2, 3 एंड 5 कहा गया है, 2, 3 एंड 5। और बाद में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यानी कि बाद में जो ये नंबर बन जाएगा आफ्टर द चेंज ऑफ अ 20 स्टूडेंट इन each and every class, that would have been becomes 4, 5 and 7। तो यहां पे कंसेप्ट हम यूज करेंगे बैलेंसिंग ऑफ x माइनस वाई। हमने पढ़ा था अगर ईच एंड एवरी टर्म में, रेशियो में या किसी भी क्वांटिटी में सेम अमाउंट बढ़ा या घटा दिया जाए तो जो उनका रेशियो का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस कभी नहीं बदल सकता। यहां पे अगर हम देखें 2 से 3 के बीच में 1 का डिफरेंस और 3 से 5 के बीच में 2 का, 4 से 5 के बीच में 1 का डिफरेंस और 5 से 7 के बीच में 2 का, यानी जाहिर सी बात है जो डिफरेंस है वो उनका बैलेंस था, तो वर्टिकल डिफरेंस भी बैलेंस होगा। आप देख पाओगे 2 से 4 2 बढ़ाया, 3 से 5 2 बढ़ाया और 2 बढ़ा दिया। हमारे अकॉर्डिंग जो 2 का इंक्रीमेंट हुआ है ईच क्लास में वो 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारे अकॉर्डिंग पहले तीनों क्लासेस में मिला के कितने स्टूडेंट्स थे? 5, 3, 8 और 2 10, और 10 की वैल्यू इंक्रीमेंट से पहले टोटल को शो करती है। तो 2 से इसको कट कर देंगे 10 टाइम्स, तो टोटल कितना आ जाएगा? 10 × 10 एंड विच इज इक्विवेलेंट टू 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ऑप्शंस फाइंड आउट करें फॉर क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो बढ़ने से पहले जो टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो 100 थे, ऑप्शन सी था। अगर बाद का पूछ लेता तो मैं यहाँ 10 की जगह 5, 4, 11, 7, 18 पुट कर देता, 7, 5, 11, 4 7, 5, 12, 4, 16, 16 पुट कर देता, ठीक है, तो 160 आ जाता। आप वैसे भी हिसाब लगा सकते हैं, 100 थे, तीनों में 20-20 बढ़े तो 60 स्टूडेंट्स, तो नए स्टूडेंट्स की संख्या 160 हो गई। डन विद द सेकंड। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन 3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, बोथ इंक्रीज बाय 6 एंड द रेशियो बिकम्स 9:11। फाइंड द स्मॉलर नंबर बिफोर इंक्रीमेंट। 2 नंबर्स हमें कहे गए हैं जो 4:5 में है, और दोनों को ही अगर 6 बढ़ा दें तो उनका रेशियो जो है 9:11 बन जाता है। तो बढ़ाने यानी 6 को इंक्रीज करने से पहले स्मॉल नंबर क्या था? सपोज अ नंबर इज अ ए एंड सेकंड वन इज अ बी, सो द रेशियो इज हियर 4:5, and after the increment of 6 in both the numbers the ratio becomes 9:11। अगर दोनों में समान यानी इक्वल चेंज किया जाता है नंबर्स में, आइदर डिक्रीज और इंक्रीज, द डिफरेंस बिटवीन देम शुड नॉट चेंज। सो दैट्स व्हाई अगेन देयर इज अ बैलेंसिंग ऑफ x माइनस वाई हियर। मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 1, सो 8 एंड 10, 9 एंड 11। और जैसे ही हम उनके डिफरेंस को बैलेंस कर देते हैं, वी गॉट बैलेंस द वर्टिकल आल्सो। तो 8 से 9 या 10 से 11 कितना बढ़ाया गया होगा? 1 बढ़ाया गया होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग 1 इंक्रीज हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंक्रीज हुआ 6। हमारे अकॉर्डिंग बढ़ने से पहले, अब देखिए बैलेंसिंग हो चुकी है तो ये नंबर से कोई मतलब नहीं है। स्मॉल नंबर क्या है? 8, तो वही पूछ रहा है वो, तो स्मॉलर नंबर का आंसर हम निकाल पाएंगे तो कितना आ जाएगा? वो 48 आ जाएगा। और अगर हम गो थ्रू करें क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो 48 वो छोटा नंबर था जिसका आंसर है ऑप्शन बी।
अगर देखिए जो भी हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं 1 यूनिट का मान अगर 6 आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं इसका भी HCF 6 है, इसका भी HCF 6 है। उससे होगा ये 48 और 60, 54 और 66। तो आप ये कह पाओगे सारे नंबर्स हमने निकाल दिए। पहले दो नंबर थे 48 और 60, बाद में नंबर हो गए 54 और 66, 54 66 रेस्पेक्टिवली। सो फॉर दिस क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट नंबर इज 48। डन विथ 3, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 4। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में कहा गया A रेशियो B प्लस C हमें गिवन है 1:3 और B रेशियो C प्लस A है 1:4 और C रेशियो A प्लस B बताना है। तो यहां पे अगर हम पहले रेशियो को देखें तो A क्वांटिटी, B और C तीनों क्वांटिटी हैं यहां पे, और अगर हम इसे जोड़ के देखते हैं, ऐड करके देखते हैं तो क्या बनता है 4। यहां B, C, A यहां भी तीनों क्वांटिटी हैं, इसे ऐड करके देखते हैं तो क्या बनता है 5। तो वही तीन क्वांटिटी एक जगह जब हम रेशियो में ऐड करते हैं तो बनता है 4, एक जगह ऐड करते हैं तो बनता है 5। दैट मीन्स द सम ऑफ द रेशियो इन बोथ द इक्वेशंस या इन बोथ द रेशियोज शुड बी इक्वल, क्योंकि यहां भी वही तीन क्वांटिटी हैं जो यहां पे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 5 से और 4 से, तो इसे हम बैलेंस कर देते हैं और ये बैलेंसिंग कहलाएगी x प्लस वाई की बैलेंसिंग। 5 और 15 20, 4 और 16 20। जैसे ही हमने नंबर्स को बैलेंस किया अब हम इनकी वैल्यू को रीड आउट कर सकते हैं। a क्या बन गया, a का वैल्यू हो गया 5 और b कितना बन गया, b हो गया 4। ये डायरेक्टली हमने रीड आउट कर दिया। इसके बाद अगर हम b प्लस सी को रीड आउट करें तो b प्लस सी हो जाएगा 15। वही अगर b का वैल्यू इसमें पुट कर दें तो c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा 11। In a similar way, in a similar fashion, if we take this c plus a, that is a 16, और अगर a की वैल्यू यहां से पुट कर दें तो भी c कितना रहेगा 11। तो आप देख सकते हैं either from one of the equations we have to calculate the c and c is a 11 here। अब जो हमसे पूछा गया है वो फाइंड आउट कर देते हैं। c रेशियो a प्लस b, तो c हो गया 11, a है 5 और b है 4। सो द आंसर इज 11:9 एंड फॉर द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 11:9 बन जाएगा जो किस ऑप्शन में था, ऑप्शन बी में। तो अगर वही क्वांटिटीज रेशियो के इधर उधर हों, यानी कि उनको जब आप जोड़ के देखें वही तीन क्वांटिटीज या 4 या 2 क्वांटिटीज हों तो उनका सम सेम होना चाहिए। जो नहीं था तो बैलेंस किया x प्लस वाई से। Done with the fourth, let's move to question 5. Let's move to question number 5. Question 5 में कहा गया x and y are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in proportion 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantities of alloys are melted to form a third alloy Z, the proportion of gold and copper in Z will be। एक्स और वाई दो मिश्र धातु हैं, दो एलॉय हैं जिनमें गोल्ड और कॉपर की मात्रा 7:2 और 7:11 में है, और दोनों में से ही समान मात्रा में एलॉय लिया गया और उन्हें मिक्स किया गया तो एलॉय Z बनता है। तो हमें बताना है Z में गोल्ड और कॉपर की मात्रा कितनी होगी। तो रेस्पेक्टिवली 7:2 और 7:9 गिवन था। अगर हमें इक्वल अमाउंट लेना था तो अगर हम यहां से जोड़ें 7 और 2 कितने यूनिट है 9 और ये कितना है 18। तो इक्वल क्वांटिटी का मतलब है गोल्ड और कॉपर को मिला के इक्वल लेना है, मतलब कॉम्बिनेशन इक्वल। तो 9 के टेबल में 18 2 बार आता है, इसे 1 लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 14:4 और ये हो जाएगा 7:11 गोल्ड कॉपर। और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहां से भी 18 हो गया, ये भी 18 हो गया, तो ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 21 और 15। दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो कट करेंगे तो क्या रेशियो बन जाएगा 7:5। अगर ऑप्शंस गो थ्रू करें 5 के लिए, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी विच इज 7:5 एंड दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? Done with the 5, let's move to question number 6. Question number 6. There are the 3 containers of equal capacity. The ratio of acid to water in the first container is 3:2
In the second container 7:3 and in the third container 11:4. If all the liquids of 3 container mix together, then find the ratio of acid to water. तो यहां हमें एसिड टू वाटर बताया 3 कंटेनर में, और तीनों की कैपेसिटी कहा इक्वल है। पहले कंटेनर में है 3:2, कंटेनर 2 सेकंड कंटेनर है 7:3 एंड कंटेनर थर्ड 11:4। अगर तीनों की कैपेसिटी इक्वल है, तीनों में जो मात्रा है एसिड और वाटर की मिला के बराबर है, तो पहले को अगर जोड़ें तो 3 और 2 बनता है 5, 7 और 3 10 और 11 और 4 15। तो तीनों को अगर हमें 5, 10 और 15 को इक्वल करना है, सो वी हैव टू टेक द एलसीएम। द एलसीएम इज 30। तो 5 को 30 बनाने के लिए, 10 को 30 बनाने के लिए और 15 को 30 बनाने के लिए क्या करना होगा? तो पहले वाले को 6 से गुणा करनी होगी, दूसरे को 3 से और तीसरे को 2 से। तो तीनों की जो कैपेसिटी है वो इक्वल हो जाएगी, या तीनों में जो एसिड और वाटर की मात्रा है बराबर। तो ये बन गया 18:12, ये बन गया 21 और 9, और ये बन गया 22 और 8। 22 और 8 30, 21 9 30, 18 12 30। तीनों को ऐड कर दें, 12 8 20 और 9 29, और 18 12 40 और 21 61। 61:29 is the answer. And if we go through with the option for question number 6, the correct option is option A. The answer is 69:29, which is in option A. तो ये भी जो पिछला जो क्वेश्चन हमने बनाया कि दोनों से इक्वल अमाउंट लिया था दोनों एलॉय से, उसी तरह का है। तो 1:1 में मिक्स किया क्योंकि उसने इक्वल कहा, और यहाँ दोनों की कैपेसिटी तीनों की कैपेसिटी ही इक्वल कह दी, तो जब मिक्स करेगा तो अगेन 1:1 में मिक्स किया। So balancing of x plus y. Done with the 6. Let's move forward to question 7. Let's move to question number 7. Rupees 5,625 is to be divided among P, Q and R, so that P may receive half as much as Q and R together get, and Q receives 1/4 as much as P and R together receive. Find the share of P is how much more than the Q. तो पहले उसने P और Q प्लस R के बीच में रिलेशन बताया, और इनके लिए कहा गया कि P को 1 यूनिट मिलता है जितना भी Q प्लस R को मिलता है डबल। आफ्टर दैट Q के रेस्पेक्ट में P प्लस R के हिसाब से बताया, R के रेस्पेक्ट में P प्लस R के रेस्पेक्ट में, कि Q को जितना भी मिलता है P प्लस R का 1/4 होता है वो। ओके, आफ्टर दिस P का हिस्सा Q से कितना ज्यादा है? अगर हम देखें यही वो 3 पर्सन है जहां 3 यूनिट मिल रहा है, और इनको ही यहां 5, तो इसे 3 से और इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 10 3 12। तो हम ये कह सकते हैं कि P का जो हिस्सा है वो हो गया 5 यूनिट, Q का हिस्सा हो गया 3, और ये 15 और ये भी 15 है, सो डेफिनेटली R का हिस्सा हो जाएगा 7। तो आप कैसे भी उसे शफल करके निकालेंगे, R का हिस्सा 7 ही आएगा। अगर तीनों के बीच में 15 रुपए बटते हैं या 15 यूनिट बटता है टोटलिटी में, P को मिलता है 5 और Q को 3, तो P को Q से कितना ज्यादा मिला? 2 हिस्से ज्यादा, विद रेस्पेक्ट टू 15 मल्टीप्लाई 5625। 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 7 105 5, और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा ये बन जाएगा 750। ऑप्शंस अगर गो थ्रू करें 7th के लिए, तो सही ऑप्शन क्या है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 750 रुपए P ज्यादा लेके जाएगा Q से, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। डन विद द 7th, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। By mistake, instead of dividing 117 rupees among A, B and C in the ratio 1/2, 1/3, 1/4, it was divided in the ratio 2:3:4. Who gains the most and by how much? 117 रुपए ए बी और सी के बीच में 1/2, 1/3, 1/4 के रेशियो में बांटने थे, और गलती से ये 2:3:4 में बट गए। तो सबसे पहले अगर हम फ्रैक्शन रेशियो को सिंपल बनाते हैं तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बन जाएगा 6 4 3। यानी ए बी और सी की अगर बात करें तो जो करेक्ट जो रेशियो है या करेक्ट जो रेशियो होना चाहिए था वो था 6 4 और 3,
और जो गलत या जो इनकरेक्ट रेशियो है जिसमें पैसा बट गया वो है 2, 3, 4। पैसा या रुपए 117 ही बांटे गए हैं। तो यहां पे अगर हम मनी की बात करें तो 6, 4, 10 और 3, 13। यहां बात करें तो 9। सो दैट शुड बी इक्वल, यहां 13 बन रहा है, यहां 9 बन रहा है। तो भाई रुपए तो दोनों जगह 117 ही बांटे थे, तो 9 से गुणा कर दें, यहां 13 से। 54, 36, 27, 26, 39 और 52। और अगर हम देखें तो 13 इंटू 9 होता कितना है? 117। आप जोड़ के देखेंगे तो दोनों ही जगह 117 अपने आप बन जाएगा। इनकेस नहीं बनता तो इस रेशियो में पैसा बांट देते। अब आप देख सकते हैं यहां पे ए को तो हो रहा है भाई नुकसान, बी को हो रहा है फायदा 3 रुपए का, और सी को हो रहा है फायदा 25 रुपए का, और ए को हो रहा है नुकसान 28 रुपए का। सो हु गेन्स द मोस्ट एंड बाय हाउ मच? तो सी गेन द मोस्ट एंड बाय 25। फॉर क्वेश्चन नंबर 8 द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 25 रुपए से बेनिफिट हुआ है सी को, जो किस ऑप्शन में था? ऑप्शन डी में था। Done with the 8. Let's move forward to question number 9. Let's move to question number 9. Question 9 में कहा गया two vessels A and B mixture of milk and water in the ratio 2:3 and 4:5. When the two mixture mix together, the ratio of water in A to B is 1:4. Find the ratio of milk to water in final mixture. दो वेसल हैं, दो बर्तन हैं A और B जिनका नाम है, उनमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3 एंड 4:5। वेसल A, वेसल B, और जो रेशियो है वो है 2:3, 4:5। जब दोनों को मिक्स किया गया, व्हेन बोथ ऑफ देम आर मिक्स टुगेदर, द रेशियो ऑफ वाटर, जो पानी का अनुपात है A और B में, वो 1:4 है। अगर हम देखें यहां पानी 3 है या 5 है, तो किस रेशियो में है? 3:5। होना किस रेशियो में चाहिए? 1:4। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ द डिजायर्ड रेशियो। तो डिजायर्ड रेशियो बनाने के लिए पहले इसे 5 से और इसे 3 से गुणा, तो दोनों जगह 15 बन गया। फिर डिजायर्ड के बाद जो बैलेंस के बाद जो डिजायर्ड है 1 और 4, तो यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और ये हो जाएगा 15। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और हो जाएगा 60। इनको एडअप कर दीजिए 58, इन दोनों को एडअप कर दीजिए 75। तो 58:75। तो जो 9th क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। 58:75 is the right answer and which is in option B. So done with the 9th. Let's move forward to question number 10. Let's move to question number 10th. Question number 10 में कहा गया 3 glasses A, B and C with their capacities are in the ratio 2, 3, 4 filled with a mixture of spirit and water. 3 गिलास हैं A, B और C जिनकी मात्रा, जिनकी कैपेसिटी 2:3:4 में है। तीनों ही वेसल्स में द रेशियो ऑफ स्पिरिट टू वाटर गिवन है तीनों ही वेसल्स में, और जो रेशियो है वो क्या है? 1:5, 3:5 एंड 5:7। If the content of 3 glasses are mixed together, find the ratio of spirit to water. तो स्पिरिट टू वाटर का रेशियो क्या होगा? पहले में 1:5 है, 3:5 है एंड देन 5:7 है। तो अगर हम पहले को जोड़ें तो बनेगा 6, 8 और 12। तो जो इनकी कैपेसिटी है वो किस रेशियो में आ रही है? 3, 4, 6। होनी किस रेशियो में चाहिए? 2, 3, 4। सो दैट्स अगेन अ डिजायर्ड रेशियो। तो पहले बैलेंस करने के लिए तीनों जगह अगर 24 इनका एलसीएम बना दें तो यहां पे चाहिए होगा 4, यहां चाहिए होगा 3 और यहां पे 2। तो ये तो होगी बैलेंसिंग। और डिजायर्ड रेशियो के क्या नंबर्स हैं? यहां गुणा करनी है 2 से, यहां 3 से और यहां 4 से। फर्स्ट बैलेंस की तीनों की कैपेसिटी फिर उस रेशियो में बांट दिया, तो 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 और 40, 9 से होगा तो 27 और 45, और 8 से होगा तो 40 और 56। नाउ ऐड ऑल द नंबर्स। 6, 5, 11 कैरीज अ 1, 5, 9, 141। 15 कैरीज अ 1, 7 और 3 कॉमन है दोनों में से। 25:47। ऑप्शंस अगर गो थ्रू करें 10th के लिए
तो सही ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। तो जो तीनों वेसल्स थे, तीनों गिलास थे, उनकी कैपेसिटी इस रेशियो में होनी चाहिए थी 2, 3, 4 में। तो पहले उनको समान बनाया, फिर उस रेशियो में कन्वर्ट। एक क्वेश्चन हमने पहले किया था जहां तीनों वेसल की कैपेसिटी इक्वल थी, तो इक्वलिटी तक ही खत्म हो गया था, यहां उसके आगे भी चला गया। So done with the 10th. So these are the various questions on balancing of ratio. So do lot of practice on these type of questions. That end with the session. Thank you.